वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2023 में रिलीज हुई एक तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है गीता साक्षिका। और इसी तरह ये मूवी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही मनीषा नाम की एक लड़की की माँ मनीषा को देखने के लिए एक वुमेन्स हॉस्टल पर आती है। आज मनीषा का बर्थडे होता है उसे विश करने के लिए। और इसी तरह मनीषा और उसकी माँ एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन कमरे के अंदर जाने के बाद मनीषा की माँ मनीषा की लाश को देखती है। उसके बाद क्या था, दूसरे दिन सारे मीडिया वाले, फोरेंसिक वाले, पुलिस वाले इस वुमेन्स हॉस्टल पर आ जाते हैं। और इसी तरह यहाँ पर शंकर नाम का एक सीए भी आता है। कमरे के अंदर जाने के बाद शंकर को ये बात पता चलती है कि मनीषा को किसी ने बलात्कार करके इसको बेरहमी से मार दिया। और इसी तरह कल दिवाली थी, शायद उसी आड़ में किसी ने मनीषा के साथ ऐसा किया। अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि मनीषा के साथ ऐसा करने वाला एक बंदा था या तो फिर कोई गैंग थी। शंकर बाहर आने के बाद सारे मीडिया वाले शंकर को घेर लेते हैं। काफी सारे सवालात पूछने लगते हैं। शंकर एक ही बात कहने लगता है कि मैं भी अभी यहाँ पर आया हूँ, मुझे अभी अभी ये बात पता चली, अभी मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की। सारी टीवी न्यूज चैनल्स में मनीषा की ही न्यूज चलती रहती है कि किसी ने वुमेन्स हॉस्टल में घुसकर मनीषा के साथ ऐसा किया। लड़कियों को अब कहाँ पर सेफ्टी है। उसके बाद मीडिया वाले मिनिस्टर के पास जाकर पूछताछ करने लगते हैं। ये मिनिस्टर मनीषा की खबर सुनने के बाद बहुत अफसोस करने लगता है और मीडिया वालों से कहने लगता है कि जल्द ही हमारे पुलिस वाले असली कल्प्रिट को पकड़ लेंगे। मेरे रूलिंग में ऐसा हुआ, ये मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है। अगर पुलिस वाले जल्द ही हत्यारे को नहीं पकड़ पाएंगे तो मैं अपनी गद्दी से उतर जाऊंगा, रिजाइन कर दूंगा। मनीषा को न्याय मिलना चाहिए, मैं मनीषा के साथ हूँ। खैर इसके कुछ दिनों के बाद शंकर एक बंदे को गिरफ्तार कर लेता है इस केस में। इस बंदे का नाम होता है अर्जुन, यही मूवी का हीरो होता है। कोर्ट में भी साबित हो जाता है कि अर्जुन ही असली कातिल है, जिसकी वजह से अर्जुन को उम्र कैद की सजा मिलती है। ये फैसला सुनने के बाद दूसरी तरफ अर्जुन की माँ और उसकी बहन बहुत दुखी होने लगते हैं। अर्जुन की माँ बहुत रोने लगती है कि मेरा बेटा हरगिज ऐसा नहीं कर सकता, मेरी परवरिश में कमी नहीं हो सकती, अब मैं किसके पास जाऊँ, कहाँ पर इंसाफ मिलेगा मुझे। उसके बाद सीन 5 साल के बाद शिफ्ट होता है। 5 साल तक अर्जुन जेल में ही रहता है। एक दिन रूपेश नाम का एसीपी अर्जुन से मिलने के लिए जेल में आता है। अर्जुन से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे केस के बारे में स्टडी किया, बाहर तुम्हारे बारे में कुछ और ही बता रहे हैं कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया, उस लड़की का बलात्कार नहीं किया, ऐसे में तुमको सजा कैसे मिली। अर्जुन कहने लगता है अरे सर आप जान के क्या करोगे, कोर्ट का तो फैसला आ गया ना। रूपेश कहने लगता है कि कुछ बदले या ना बदले, मैं बस तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। तो अर्जुन अपनी कहानी को बताने लगता है कि मनीषा के बलात्कार के केस में अर्जुन कैसे फंसा, कैसे सजा मिली उसको। सो सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली अर्जुन और सत्या एक पब में काम करते रहते हैं। अर्जुन उस पब में डीजे प्ले करते रहता है और इसी तरह सत्या वहाँ पर छोटा मोटा काम करते रहता है। अर्जुन के घर में इसके माँ बाप, इसकी बहन ये बहुत खुश रहते हैं। अब अर्जुन की शादी की उम्र होने की वजह से हर वक्त अर्जुन की माँ अर्जुन को शादी करने के लिए प्रेशर करती रहती है कि बेटा मेरे लिए जल्द से जल्द बहू ला दो ना, अब देखो तुम्हारी बहन की भी शादी तय हो गई, मैं घर में अकेली रहूंगी। अर्जुन यही कहकर टालते रहता है कि माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी। लेकिन फिर भी अर्जुन की माँ अर्जुन के लिए एक लड़की देख रखी होती है। शाम होने के बाद अपनी माँ के कहने पर अर्जुन उस लड़की से मिलने के लिए किसी रेस्टोरेंट पर जाता है। उस लड़की का नाम होता है सिंधु। और सिंधु को देखकर तो इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अर्जुन की माँ ने अर्जुन से कहा था कि लड़की बहुत ही संस्कारी है। लेकिन सिंधु तो बहुत ही मॉडर्न टाइप की लड़की होती है। अर्जुन से बहुत ही ओपनली बातें शातें करती रहती है, पब जाती है, पार्टी शार्टी करती है। तो अर्जुन यही बात अपनी माँ के पास आकर बताने लगता है कि माँ वो लड़की तो तुम्हारी बहू के लायक नहीं है, वो टोटली ऑपोजिट है। अर्जुन की माँ कहने लगती है नहीं बेटा वो तो बहुत ही संस्कारी लड़की है, लगता है कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई है, मैं तुमको उस लड़की से मिलवाती हूँ चलो। इस तरह से अर्जुन की माँ अर्जुन को लेकर मंदिर पर जाने लगती है उस लड़की को दिखाने के लिए। मंदिर पर आने के बाद वही लड़की होती है सिंधु। और इस बार सिंधु बहुत ही संस्कार टाइप की बंदी बन चुकी होती है। अर्जुन अपने मन ही मन यही सोचने लगता है कि माँ को देखकर ये नाटक कर रही है। और उसी तरह एक दिन सिंधु ने अर्जुन के पब पर भी आकर दारू भी पिया था। इसी दरमियान में सिंधु के साइड से एक लड़की गुजरने लगती है। अर्जुन उस लड़की को देखकर फ्लैट हो जाता है, इसको पहली नजर में ही प्यार हो जाता है उस लड़की से। इस लड़की का नाम होता है अमूल्या। उसके बाद क्या था, अर्जुन अमूल्या को फॉलो करने लगता है, उसे दोस्ती करने की कोशिश करने लगता है, उसके बारे में पता करने की कोशिश करता है। एट द सेम टाइम सिंधु अर्जुन के पीछे पड़ी होती है, अपने सारे फ्रेंड्स को यही बताती रहती है कि अर्जुन मेरा फियांस है। तभी अर्जुन को एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि एक्चुअली अमूल्या सिंधु की बेस्ट फ्रेंड है।
अमूल्या का नंबर हासिल करके अर्जुन हल्के से फ्लर्टिंग करने लगता है अमूल्या से। अमूल्या अर्जुन से मुलाकात करके इसको डांटने लगती है कि इन मैसेजेस का मतलब क्या है, क्या तुम मुझसे फ्लर्टिंग कर रहे हो? देखो अर्जुन, अगर ऐसा है तो तुम यहीं पर स्टॉप कर दो, क्योंकि मेरी शादी तय हो चुकी है। मेरे भैया ने मेरे लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढ निकाला है। मैंने उस लड़की के बारे में पता भी किया, उसकी फैमिली भी बहुत ही अच्छी है। इस तरह से उस लड़की के बारे में बताती रहती है। अर्जुन अमूल्या से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि आप अपनी शादी के बारे में झूठ कह रहे हो। ये सुनने के बाद अमूल्या मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन अर्जुन को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली अर्जुन की माँ ने अर्जुन के लिए अमूल्या को ही सेलेक्ट किया। अमूल्या, सिंधु, अर्जुन की बहन, इन तीनों ने मिलकर अर्जुन के साथ मजाक किया होता है। तो ये सुनने के बाद अर्जुन भी बहुत खुश होने लगता है। इस तरह से अर्जुन और अमूल्या की लव स्टोरी चलने लगती है। प्रेजेंट डे पर रूपेश का मिलने का टाइम खत्म हो जाने पर अर्जुन से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी कहानी और सुननी है, मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊँगा। इस तरह से वहाँ से चले जाता है। उसके बाद रूपेश शंकर से जा मुलाकात करता है। शंकर कहने लगता है, अरे रूपेश, तुम तो ट्रांसफर होते ही डायरेक्ट जेल चले गए कैदी से मुलाकात करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दिया। और इनडायरेक्टली रूपेश को ये भी कहने लगता है कि तुम इस केस से जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन रूपेश इसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देता। उसी शाम रूपेश सत्या और अमूल्या से जा मुलाकात करता है। कहने लगता है कि मैंने अर्जुन से मुलाकात किया, उसने अपने पर्सपेक्टिव व्यू से अपनी कहानी सुनाई, लेकिन मैं तुम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुनना चाहता हूँ कि आखिरकार अर्जुन के साथ क्या हुआ, तुम दोनों ने क्या नोटिस किया। तो ये दोनों रूपेश को आगे की कहानी बताने लगते हैं। एक्चुअली उस रात अर्जुन और सत्या अपने पब में काम कर रहे थे। तो इसी दरमियान में अर्जुन को किसी से कॉल आने पर अर्जुन बाहर गया और जब वापस अपने पब के पास लौटा तो सत्या ने ये देखा कि अर्जुन के शर्ट पर कुछ खून के धब्बे लगे हैं। सत्या ने इसके बारे में पूछा, लेकिन अर्जुन ने कहा, अरे यार ये कुछ नहीं, तुम फटाफट से अपनी जैकेट दे दो। इस तरह से सत्या की जैकेट पहनकर अंदर चला जाता है। दूसरे दिन शंकर अपनी टीम के साथ अर्जुन के घर पर आकर अर्जुन का शर्ट पूछने लगता है कि तुम्हारा शर्ट कहाँ पर है, और इसी तरह सारे लोगों के सामने इसको घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाता है। अर्जुन पूछने लगता है कि सर मैंने क्या किया, लेकिन शंकर इसको कुछ भी नहीं बताता। पुलिस स्टेशन पर लाकर इसको बहुत टॉर्चर करने लगता है, अपना जुर्म कबूल करने के लिए कहता है। फाइनली अर्जुन का केस कोर्ट में सुनवाई पर आता है। अब लड़की का बलात्कार का मामला होने की वजह से कोई भी लॉयर अर्जुन के साइड से नहीं लड़ रहा होता। तभी पीपी लॉयर जोसेफ जज साहब से कहने लगता है कि जज साहब, अर्जुन ने ही मनीषा को बलात्कार करके मार दिया, इसके रिलेटेड हमारे पास सब कुछ सबूत है। उस रात अर्जुन और सत्या मनीषा के हॉस्टल पर बैठे थे। जब मनीषा अपने फ्रेंड के साथ पब जाने लगी तो उसी वक्त अर्जुन भी मनीषा को फॉलो करके उस पब पर पहुंचा। और इसी तरह जब मनीषा उस पब से बाहर जाने लगी तो अर्जुन मनीषा को फॉलो करते हुए उसके हॉस्टल के पास पहुंचकर उसके कमरे में घुसकर उसका बलात्कार करके मार दिया। जोसेफ जज साहब को कुछ सीसीटीवी फुटेजेस को दिखाने लगता है। फुटेज में साफ नजर आता है कि सच में उस रात अर्जुन मनीषा को फॉलो करते हुए पब के पास पहुंचा, इसके हॉस्टल के पास आया। इसी पूछताछ के दरमियान में जोसेफ अर्जुन को मौका ही नहीं देता एक्सप्लेन करने का, सिर्फ यही पूछते रहता है कि मेरे सवालों का सिर्फ यस और नो ही जवाब दो। जोसेफ पूछने लगता है कि जब तुम दोबारा अपने पब में आए तो तुम्हारे शर्ट के ऊपर खून के धब्बे थे। अर्जुन कहने लगता है, अरे सर, उस रात हमारे ही पब में काम करने वाला नारायणा नाम के एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया था, उसको हॉस्पिटल पहुंचाकर मैं वापस अपने पब पर आया, वही खून का धब्बा मेरे शर्ट पर लगा था। लेकिन जज साहब इसकी बातों पर यकीन नहीं करते और इसी तरह जोसेफ जज साहब को टाइम भी मैच करवाने लगता है। मतलब जिस वक्त मनीषा की हत्या हुई थी उस वक्त अर्जुन अपने पब में मौजूद नहीं था। तो सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट अर्जुन को उम्र कैद की सजा सुना देती है। मनीषा की मां अर्जुन के पास आकर इसको 2-4 छापड़ लगाते हुए बहुत फूट फूट के रोने लगती है कि मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो इस तरह से सत्या और अमूल्या जो हुआ वो रूपेश को बताते हैं। इन दोनों की बातों पर भरोसा करके रूपेश दोबारा अर्जुन के केस को रीओपन करने का डिसाइड करता है, दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। जब ये बात वो लॉयर जोसेफ और शंकर को पता चलती है तो ये दोनों तो शॉक में रह जाते हैं। एक दूसरे में ही डिस्कस करने लगते हैं कि किसी भी तरह से इस केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, ये केस हमें जीतना ही होगा। तो इस तरह से ये दोनों अर्जुन के घर पर एक बंदे को भेजकर अर्जुन के फादर को मरवा देते हैं। मतलब ये चीज देखकर अर्जुन डर जाए और केस रीओपन ना हो। जब अपने फादर की मरने की खबर अर्जुन को पता चलती है, बेचारा अर्जुन टूट के बिखर जाता है। दूसरे दिन अर्जुन की माँ अर्जुन से मिलने के लिए जेल आती है और जो हुआ वो सब कुछ बताने लगती है।
कि एक पुलिस वाला तुम्हारा केस रीओपन करना चाहता था, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हारे पापा को मार दिया बेटा, लेकिन तुम पीछे मत हटना। इस तरह से पेपर्स पर सिग्नेचर कर ही देता है। दूसरे दिन जब अर्जुन जेल में किसी जगह पर बैठा होता है तो अर्जुन के पास कुछ कैदी आकर उसको बहुत मारने पीटने लगते हैं। अब अर्जुन भी चुप ना बैठते हुए उन लोगों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है और ये सारी चीजें जेल के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड होती रहती है। एक्चुअली शंकर और जोसेफ का ये प्लान होता है कोर्ट में इस फुटेज को दिखाकर ये साबित कर दे कि अर्जुन जेल में भी झगड़ा कर रहा है, वो एक गुंडा है। सो कुछ दिनों बाद अर्जुन का केस दोबारा कोर्ट में सुनवाई पर आता है। जोसेफ मीडिया वालों के सामने आकर यही बात कहने लगता है कि अर्जुन मुजरिम था और मुजरिम है। यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि इस बार अर्जुन का केस अमूल्या लड़ने लगती है। जब कोर्ट के अंदर जा रही होती है तो पब्लिक अमूल्या को बहुत गालियाँ देती रहती है। इसके चेहरे पर इंक छिड़कने लगते हैं कि अर्जुन जैसे रेपिस्ट का साथ दे रही हो। कोर्ट के अंदर आने के बाद जज साहिबा अमूल्या से पूछने लगती है कि अमूल्या तुम्हारे चेहरे पर ये इंक कैसा, कोर्ट में कैसे आते हैं ये तुमको पता नहीं। अमूल्या कहने लगती है कि यही इस केस में हुआ है जज साहब, आपने मेरे चेहरे पर लगे हुए इंक के बारे में पूछा, ना ही कि इस केस के बारे में। सेम 5 साल पहले भी अर्जुन के साइड से कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिया गया। क्या हुआ था अर्जुन से कोई भी पूछा नहीं, बस जो दिखा वो सच समझकर अर्जुन को सजा दी गई। उस दिन मेरा क्लाइंट अर्जुन इत्तेफाक से मनीषा के प्लेस पर था, इवन इस केस में क्रॉस इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की। तभी जोसेफ जज साहब से कहने लगता है कि अर्जुन हमेशा से ही क्रिमिनल माइंडेड था। इस तरह से जेल वाला वो फुटेज दिखाने लगता है कि देखिए जज साहब अपने कैदियों को किस तरह से मार रहा है। ऐसे में एक लड़की को मारना इसके लिए बहुत ही आसान का काम है। ये सुनने के बाद अमूल्या को बहुत गुस्सा आकर जोसेफ पर अटैक करने लगती है। जोसेफ भी अमूल्या को छापड़ लगाने की कोशिश करने लगता है। इन दोनों की भी हाथापाई होने लगती है। जज साहिबा इन दोनों को डांटने लगती है कि ये कोर्ट है और तुम दोनों गुंडों की तरह बिहेव कर रहे हो। अमूल्या कहने लगती है कि जज साहिबा मैं तो बस यही दिखाना चाहती थी कि जिस तरह से मैंने जोसेफ सर पर हमला करने की कोशिश की तो जोसेफ सर अपना बचाव करने लगे, तो जेल में भी वही हुआ। कुछ कैदी अर्जुन को मारने के लिए आए थे, अर्जुन ने बस अपना बचाव किया, डिफेंस में उनको मारा। इस तरह से असली फुटेज मतलब पूरी फुटेज दिखाने लगती है। बाद में अमूल्या जेलर को कटघरे में बुलाकर पूछने लगती है कि उस दिन क्या हुआ था। जेलर कहने लगता है कि अर्जुन तो बहुत ही अच्छा बंदा है और वो कैदी उसी दिन जेल में आए थे शायद अर्जुन को मारने के लिए। अर्जुन ने अपने बचाव के लिए उन लोगों से फाइट किया बस। बाद में अमूल्या शंकर को कटघरे में बुलाकर पूछने लगती है कि मैंने देखा है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन में अर्जुन के शर्ट पर खून लगा हुआ था, क्या आप बता सकते हो वो खून किसका था? शंकर ये कहने लगता है ऑफ कोर्स मनीषा का, उसने हत्या करके अपना शर्ट चेंज कर लिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी मैंने कोर्ट के सामने पेश किया। अमूल्या कहने लगती है कि एक्चुअली जज साहब उस दिन अर्जुन ने नारायणा को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए अपने पब से बाहर गया था और उसी का खून अर्जुन के शर्ट पर लगा था। उस वक्त शंकर ने कोर्ट के सामने जो शर्ट पेश किया था वो अलग था और मेरे हाथ में जो शर्ट है वो अलग है। इस तरह से कोर्ट के सामने असली फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश करती है। अर्जुन के शर्ट पर जो खून लगा था वो मनीषा का नहीं था। तभी जोसेफ कहने लगता है अरे जज साहिबा मनीषा के मरने के 2 महीने पहले ही नारायणा की मौत हो गई, तो ऐसे में नारायणा का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? क्या वो दोबारा मरकर वापस जिंदा हुआ? उसके बाद अमूल्या कोर्ट के सामने नारायणा को पेश करती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। फिलहाल नारायणा कोमा में होता है। और यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है कि नारायणा और शिवा ये दोनों जुड़वा भाई है। नारायणा तो कब का मर चुका है, रिसेंटली जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ था वो शिवा था। अर्जुन तो कंफ्यूज हो गया। इस तरह से एक के बाद एक सारे सबूतों को जज के सामने पेश करने लगती है तो जज अर्जुन को बाइज्जत बरी कर देती है और इसी तरह केस को गुमराह करने के लिए शंकर को सस्पेंड कर दिया जाता है। जोसेफ को वार्निंग देती है। अपने बेटे को रिहा हुआ देख अर्जुन की माँ बहुत खुश होने लगती है। बाद में जब अर्जुन अपने घर वापस आता है तो अर्जुन को अपने पापा की ही कमी होने लगती है। अर्जुन की उदासी को दूर करने के लिए अमूल्या अर्जुन को एक छोटे से ट्रिप पर ले जाने लगती है, घुमाने फिराने लगती है। इसी दरमियान में ये दोनों किसी मंदिर में मनीषा की माँ को देखते हैं। मनीषा की माँ इन दोनों के पास आकर अमूल्या से कहने लगती है कि तुमने तो अर्जुन को इंसाफ दिलवा दिया, लेकिन मेरी बेटी का क्या बेटा, मेरी बेटी को कौन इंसाफ दिलाएगा? तो अर्जुन ठान लेता है कि किसी भी तरह से मनीषा के कातिल को फाइंड आउट कर ही रहेगा, मनीषा को इंसाफ दिलाएगा। इस तरह से अर्जुन और अमूल्या रूपेश की मदद लेकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। दूसरी तरफ शंकर और जोसेफ इसी बात को लेकर बहुत दुखी होते रहते हैं कि ये केस तो इनके हाथ से चला गया, अगर ऐसा हुआ तो ऊपर से इनको प्रेशर आ सकता है। ये दोनों एक नए सबूत को क्रिएट करने की कोशिश करने लगते हैं।
जबरदस्त प्लानिंग करने लगते हैं। दूसरे दिन अमूल्या जोसेफ के कैबिन में आकर इसके लैपटॉप से कुछ असली सीसीटीवी फुटेजेस को हासिल करने लगती है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि अमूल्या और कोई नहीं जोसेफ की स्टूडेंट होती है। सोचने लगती है कि जोसेफ के पास कुछ ठोस सबूत होगा, वही छुपा रहा है। इस तरह से जब लेकर भाग रही होती है तो कुछ गुंडे अमूल्या को फॉलो करने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त रूपेश वहाँ पर आकर उन गुंडों से फाइट करके अमूल्या को बचा लेता है। और उसी तरह रूपेश शंकर को भी वार्न करने लगता है, क्योंकि इन गुंडों को शंकर ने ही भेजा था। उसके बाद पब के असली फुटेज को देखने पर इन तीनों को ये बात पता लग जाती है कि मनीषा के साथ ऐसा किसने किया। वो और कोई नहीं उस मिनिस्टर का बेटा राहुल होता है। उस रात राहुल और उसके फ्रेंड्स उस पब पर आए थे और जब मनीषा पब से बाहर गई तो राहुल भी उसको फॉलो करने लगा। मनीषा के बारे में और जानने के लिए अर्जुन और अमूल्या मनीषा की माँ के पास जाते हैं। मनीषा की माँ कहने लगती है कि उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं बेटा, लेकिन उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है, इसका नाम है श्वेता। उससे तुम पूछताछ करो, शायद वो कुछ जानती होगी, उसकी रूममेट है वो। तो उसी तरह से ये दोनों श्वेता के पास जाते हैं। मनीषा के बारे में पूछने लगते हैं कि इतने दिनों तक तुम कहाँ पर थी और कोर्ट में आकर तुमने बयान क्यों नहीं दिया। श्वेता जो हुआ वो बताने लगती है कि एक्चुअली उस दिन दिवाली होने की वजह से श्वेता ने जानबूझकर मनीषा को पब ले गई थोड़ा चिल करवाने के लिए। उसी पब में राहुल भी मौजूद था और राहुल की नज़र मनीषा पर पड़ी। जब मनीषा वापस अपने हॉस्टल पर जाने लगी तो राहुल भी उसको फॉलो करने लगा। उसी ने मनीषा का बलात्कार करके मार दिया। श्वेता कहने लगती है कि एक्चुअली ये सच्चाई मैं बताने के लिए शंकर के पास गई थी, लेकिन मुझे पता चला कि शंकर भी राहुल को बचा रहा था। उसके बाद सबूत हासिल करने के बाद रूपेश राहुल को गिरफ्तार कर लेता है। दूसरे दिन मनीषा का केस दोबारा कोर्ट में सुनवाई पर आता है। अमूल्या सारे जजेस को कि एक्चुअली उस रात राहुल मनीषा को फॉलो करते हुए उसके हॉस्टल पर आया और वॉचमैन को मारकर बेहोश किया। उसी जगह पर राहुल की वॉच भी पाई गई और वो वॉच अभी भी उसी वॉचमैन के पास है। अमूल्या उस वॉचमैन को कटघरे में बुलाने पर ये वॉचमैन सब कुछ सच बताने लगता है राहुल को देखकर कि यही बंदा हॉस्टल पर आकर मुझे बेहोश करके अंदर गया। और उसी तरह श्वेता को भी कटघरे में बुलाकर श्वेता एक और सच बताने लगती है कि एक्चुअली इनके कमरे में एक हिडन सीसीटीवी कैमरा था और जब राहुल ने मनीषा को फॉलो कर रहा था तो मनीषा श्वेता की लैपटॉप में इस कैमरे को एक्टिवेट कर दिया। राहुल ने मनीषा के साथ जो किया वो सब कुछ इसके लैपटॉप में रिकॉर्ड हो चुका होता है। उसके बाद क्या था, राहुल को उम्र कैद की सजा होने लगती है। जब पुलिस वाले इसको जेल पर ले जाने लगते हैं तो सारी पब्लिक जमा होकर राहुल को मार देते हैं, उसको सजा दे देते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। एक्चुअली जब हमारी आंखों को जो दिखता है वही सच नहीं होता। डायरेक्टर भाई साहब इस मूवी के जरिए से यही मैसेज देना चाहते हैं। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।